ये वीडियो 18 सितंबर 2022 का है, जब कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में 10,000 से ज्यादा खालिस्तान समर्थक जुटे थे। ये लोग सिख फॉर जस्टिस के कार्यक्रम में भारत से एक अलग नए देश खालिस्तान के सवाल पर जनमत संग्रह यानी कि वोट कराने के लिए इकट्ठे हुए थे। भारत सरकार के कड़े विरोध के बावजूद इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जब भारतीय दूतावास ने इसकी शिकायत कनाडा के विदेश मंत्रालय से की तो उनका जवाब आया कि ये एक अभिव्यक्ति और विचार रखने की आज़ादी है। Our position on the efforts by anti-Indian elements to hold a so-called Khalistan referendum is well known. It has been conveyed to the Canadian government, both in New Delhi and in Canada. Government of Canada has conveyed that they respect the sovereignty and territorial integrity of India, and they will not recognize the so-called referendum. सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ संस्था दुनिया के कई देशों में खालिस्तान के समर्थन में वोट कराने का काम करती है और इसी क्रम में इसी साल सितंबर में ये कार्यक्रम कनाडा में आयोजित किया गया था। एक लोकल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम में करीब 10 से 15,000 लोगों ने वोट करने के लिए शामिल हुए थे। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खालिस्तान है क्या, इसकी शुरुआत कब से हुई है और आखिर ये इंडिया से अलग एक नए देश की मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत सन 1929 से होती है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। इस दौरान 3 तरह के समूह थे जो इस प्रस्ताव से नाराज थे और उन्होंने इसके विरोध में वोट किया था। सबसे पहला समूह था मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग, दूसरा समूह था दलितों का जिसकी अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर भीमराव और तीसरा समूह था गुड मास्टर तारा सिंह का और ये अगुवाई कर रहे थे शिरोमणि अकाली दल की। तारा सिंह ने इस पूर्ण स्वराज की अधिवेशन का विरोध किया और सिखों के लिए एक अलग से नए राज्य की मांग की। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और तारा सिंह की ये अलग राज्य की मांग एक आंदोलन में बदल जाती है और इस आंदोलन को नाम दिया जाता है पंजाबी सूबा आंदोलन। आज़ादी के समय पंजाब को 2 भागों में बांट देते हैं और एक भाग पाकिस्तान में रहता है और दूसरा भाग भारत में। शिरोमणि अकाली दल और तारा सिंह भारत में ही रह रहे पंजाब का एक अलग भाषाई आधार पर नए राज्य की मांग करते थे। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया और इस आयोग ने तारा सिंह और अकाली दल की इस मांग को निरस्त कर दिया था। इसके बाद से लेकर पूरे पंजाब में करीब 20 साल तक अलग अलग सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान कई हिंसक घटनाएं भी होने लगी और आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 भागों में बांट दिया। इसका पहला भाग पंजाब था जहाँ पर सिखों की बहुलता थी और दूसरा भाग हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा का था और तीसरा भाग था चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और इसे इन दोनों नए राज्यों की राजधानी भी बना दी। इसके अलावा पंजाब के उत्तरी भाग के कुछ पर्वतीय इलाके हिमाचल प्रदेश में दे दिए गए। पंजाब के विभाजन के इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे तो कुछ उनकी साझा राजधानी चंडीगढ़ से नाखुश थे और इन्हीं नाखुश लोगों में से एक थे जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह चौहान 1969 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। 1979 में जगजीत सिंह चौहान भारत से निकलकर लंदन चले जाते हैं और वहां पर एक नए देश खालिस्तान का प्रस्ताव रखते हैं। इस खालिस्तान के लिए वो एक नक्शा भी तैयार करते हैं। इस नक्शे के अलावा वो एक नई खालिस्तानी करेंसी भी लॉन्च करते हैं। ये सब देखकर भारत सरकार इनसे काफ़ी नाराज हो जाती है और इन्हें एक भगोड़ा घोषित कर देती है। इसके साथ ही वो उनके पासपोर्ट को भी रद्द कर देती है। हालांकि भारत वापस लौटने के बाद भी जगजीत सिंह खालिस्तान का समर्थन करते रहते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं। उस समय के पंजाब में चल रहे इन छोटे मोटे आंदोलन का लाभ उस समय के राजनीतिक दलों को मिला और इसका सबसे बड़ा फायदा मिला शिरोमणि अकाली दल को। 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में इस पार्टी ने काफ़ी सीटें अर्जित की थी और कांग्रेस को एक बड़ी टक्कर दी थी। लेकिन 1972 का चुनाव अकाली दल के लिए काफ़ी खराब रहा और कांग्रेस इस समय सत्ता में आई। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए
अधिक स्वतंत्रता की मांग की और इस स्वायत्ता की मांग आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के तहत लाई गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज़्यादा स्वतंत्र पंजाब के लिए एक अलग से संविधान बनाने की मांग रखी थी। 1980 तक इस प्रस्ताव के समर्थकों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। धीरे धीरे ये प्रस्ताव काफ़ी फेमस होता गया और एक बड़ी तादाद के सिख समुदायों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में से ही एक था जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले आगे चलकर इस खालिस्तान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए और एक कुख्यात आतंकी भी बन गए। भिंडरावाले ये मानते थे कि हर सिख को कम से कम 32 हिंदुओं की हत्या करनी चाहिए, इससे उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू किया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर एक सशस्त्र विद्रोह और दंगों का रूप ले लेता है। इस दौरान भिंडरावाले को एक राजनीतिक दल और कई बड़े नेताओं का भी साथ मिल गया और इस समय जो भी भिंडरावाले का विरोध करता था वो मारा जाता था। और इसी के चलते खालिस्तान आतंकियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने अखबार बेचने वाले हॉकर को भी गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि पीएम इंदिरा गांधी की बेटे संजय गांधी ने उस समय भिंडरावाले का समर्थन किया था ताकि वो अकाली दल को छोड़कर कांग्रेस में मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद से भिंडरावाले का नाम कई बड़े बड़े हत्याकांड में आने लगा और उस पर कई मर्डर के केस भी चलने लगे। पुलिस और सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में घुस गए और 2 साल तक सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इस दौरान भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाल तख्त पर काबिज हो गए। आखिरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन था स्नेच एंड ग्रेप के नाम से। इस ऑपरेशन के लिए करीब 200 कमांडो को भी ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस ऑपरेशन से होने वाली जनहानि को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को रद्द कर दिया था। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला लिया और कहा जाता है कि इसके पीछे एक तत्कालिक कारण भी था और वो ये था कि 5 जून को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जाती है और इसके अलावा कई गाँवों में हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं शुरू करने की योजना का भी खुलासा होने लगता है। ये सब देखकर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और एक नया ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन के शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया था और स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद कर दी थी। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों को सड़कों पर उतारा गया और स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। 5 जून 1984 को रात के करीब 10:30 बजे इस ऑपरेशन का पहला चरण शुरू हुआ। गोल्डन टेम्पल के परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमले शुरू किए गए और इस दौरान खालिस्तानी आतंकियों ने भी कई गोलीबारी की। इसकी वजह से सेना आगे बढ़ पाने में सफल नहीं हुई और इसी समय सेना ने कई अलग अलग गांवों में जाकर इन खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। सेना के आगे न बढ़ पाने के कारण 6 जून को जनरल KS बराड़ ने इस स्थिति को निपटने के लिए सरकार से टैंक की मांग की। सरकार ने टैंक की मांग को भी स्वीकार कर दिया और आखिर में गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को नुकसान हुआ और कुछ घंटों बाद ही भिंडरावाले और उनके समर्थक कई आतंकियों के शव बरामद किए गए। 7 जून तक भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून को समाप्त हो गया। 5 दिन लंबे चले इस ऑपरेशन में सेना के 83 जवान शहीद हो गए और करीब 249 जवान घायल हो गए। गवर्नमेंट के अनुसार इस हमले में करीब 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए थे। हालांकि कई संगठनों और कई सिख समुदायों का ये दावा है कि इस ऑपरेशन के तहत करीब 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इतने सारे निर्दोष लोगों के मारे जाने के कारण कई नेता कांग्रेस से नाराज हो गए, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े पद पर बैठे नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा खुशवंत सिंह सहित प्रमुख लेखकों ने भी अपने सरकारी पुरस्कार वापस लौटा दिए थे। इन सब के करीब 4 महीने बाद यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड द्वारा गोली चलाकर हत्या कर दी जाती है। जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और इसके बाद 1984 में सिख विरोधी दंगों में करीब 8000 से ज्यादा सिख मारे जाते हैं और ये दंगे सबसे ज्यादा दिल्ली में हुए।
कहा जाता है कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की मौत का बदला लेने के लिए इन दंगों को उकसाया था। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इन दंगों के एक साल बाद यानी कि 1985 को कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया था। इस फ्लाइट में करीब 329 लोग सवार थे और उन सभी की मौत हो गई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी एक बब्बर खालसा नाम का आतंकवादी संगठन लेता है और वो इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताता है। इसके बाद 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल E.S. वैद्य की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेन सिंह की कार के पास खुद को उड़ा लिया था। इस हादसे में पंजाब के सीएम बेन सिंह की मौत हो गई थी। बेन सिंह ही वो सीएम थे जिन्होंने पंजाब में से आतंकियों का सफाया करने में काफी योगदान दिया। इन सब हत्याकांड की वजह से उसके बाद से आज दिन तक किसी बड़े नेता या पॉलिटिकल पार्टी ने खालिस्तान का समर्थन नहीं किया। लेकिन आज भी कई ऐसे छोटे छोटे समूह और गुट हैं जो कि इसका समर्थन करते आ रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर ऐसे संगठनों को बैन करती रहती है, जिसकी वजह से अब ये संगठन भारत से बाहर दूसरे देशों में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और खासकर उन देशों में जहाँ पर सिख समुदाय बहुलता में है, जैसे कि कनाडा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि आखिर ये खालिस्तान है क्या और इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री क्या है। अगर आपको हमारी ये मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।